Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. सिंह। जो युद्ध इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान जो चल रहा है, अभी वो कुछ समय के लिए 2 वीक के लिए उसमें सीज फायर के लिए समझौता हुआ है दोनों तरफ से, और जिसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि लेबनान जो है नहीं डाला गया है। ईरान बोलता है कि ये भी था, तो वहाँ पर भी सीज फायर लागू होना चाहिए। इजराइल बोलते हैं कि नहीं, ये तो अलग क्षेत्र है, इसका जो सीज फायर हुआ है वो बिटवीन यूएस एंड ईरान हुआ है, तो वो वॉर जोन या वॉर फील्ड वो अलग है, ये अलग है। खैर वो सब चीज़ें हो रही हैं, और इसी दौरान जो है ईरान ने बोला है कि जो लेबनान में भी जो है सीज फायर होना चाहिए, तो उस पर भी कहीं ना कहीं सहमति ज़रूर बनी है। अब ये आगे कितना फ्रेजाइल है, अब ये सब कुछ निर्भर करेगा तीनों देशों के ऊपर, ईरान, अमेरिका और इजराइल के ऊपर। अगर किसी ने भी इसका उल्लंघन किया, और यही चीज़ नहीं है, इवन हिजबुल्ला के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर कल को वो फायरिंग कर देगा, मिसाइल फायर करेगा, तो पक्का इजराइल जो है रिटेलिएट करेगा, भले सीज फायर हो न हो, और उसका वो पूरा हक भी है। तो इसीलिए सभी पार्टियों को मिलके इस सीज फायर का इसको पालन करना चाहिए, किसी को इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तब तो ये सीज फायर सक्सेसफुल हो, और फिर उम्मीद जताई जा सकती है कि शायद ये परमानेंट सीज फायर में कन्वर्ट हो जाए और ये युद्ध जो है आगे दोबारा स्टार्ट न हो, शुरुआत इसकी दोबारा न हो जाए। अब इस स्टेज पर एक चीज और भी है कि हर देश अपने हिसाब से आंकलन करता है। अमेरिका बोलता है कि हम जीत गए, ईरान बोलता है कि हम जीते, इजराइल तो खैर जीतने में लगा ही हुआ है। तो बात मुख्य इन 2 देशों पर आती है कि आफ्टर ऑल कौन जीता। ऐसे ही जब ऑप सिंदूर जब चला था भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत बोलता है हम जीते, पाकिस्तान बोलता है हम जीते। तो ये जो क्लेम एंड काउंटर क्लेम, ये दोनों देश अपने हिसाब से बोलते हैं कि हम जीते, क्योंकि कोई ये नहीं बोलना चाहेगा कि हम हार गए, कि उसका बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं। और हम जीत गए क्यों बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एज अ नेशन, हर नेशन जो है वो सेट करता है। तो उसमें जब उसको 50% भी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर अगर सक्सेस मिल जाए, तो ये मान लिया जाता है कि भाई हम ही तो जीत गए, भले ही उसका काफी नुकसान भी हो गया हो। जहां तक नुकसान का सवाल है, देखिए वॉर है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वही चीज को डिस्ट्रक्शन, तबाही, ये दोनों साइड से दोनों तरफ की होती है। लेकिन डिस्ट्रक्शन को लेकर आकलन करना कि हम जीते या वो देश जीता, ये नहीं हो सकता है। आपकी भले ही बर्बादी काफी हो गई हो, आपका डिस्ट्रक्शन काफी हो गया हो, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपकी फौज की कैपेबिलिटी हो, लेकिन आपके अगर ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं काफी हद तक मोर देन 50% अगर अचीव्ड हैं, तो भाई वो देश के लिए तो वो जीत है। अब एक एक करके थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं इसी चीज को कि आफ्टर ऑल हमारे हिसाब से, हमारे विचार से, कि आफ्टर ऑल किसका पलड़ा भारी है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि कौन जीता या कौन हारा। अमेरिका को ले लेते हैं सबसे पहले। अमेरिका, अब क्या ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने सेट किए थे, एक तो कोई भी देश ये भी नहीं बतलाता कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव थे। ऑप सिंदूर में बड़ा क्लियर था, भारत ने अपने ऑब्जेक्टिव बतलाए थे कि जितने भी टेररिस्ट के जो ठिकाने हैं, इनको हमें बर्बाद करना है। अब उसमें जितने भी मैक्सिमम टेररिस्ट मर जाएं या किल हो जाएं, वो प्लस पॉइंट है, बट अदरवाइज जितने भी ठिकाने हैं जिनके हेडक्वार्टर्स हैं, चाहे वो पीओके के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, उस सबको तबाह किया। ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड, सो भारत की जीत होगी। अब पाकिस्तान ने, अब चूंकि रिटेलिएट करना है, उन्होंने रिटेलिएट किया, जो भी 2-3 जहाज जो गिराए, और प्लस मिसाइल्स, हालांकि शायद ही कोई एक आध कहीं कोई पहुंच पाई भारत के उसमें, वो उनके हिसाब से अचीवमेंट हो गया। तो ये है कि भाई देखिए, हमने इतने ड्रोन्स लॉन्च करे, इतने ड्रोन्स वहां पर जाके तबाही मचाई, तो वो अपने हिसाब से कहते हैं कि हम जीत गए। तो यही चीज, ऑब्जेक्टिव्स न तो अमेरिका ने अपने बतलाए और न ईरान ने बतलाए, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो अमेरिका को अगर लिया जाए, अमेरिका के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते थे? सबसे पहला तो रिजीम चेंज ही था। शायद जो युद्ध जो चल रहा था बिटवीन इजराइल एंड हमास एंड इजराइल एंड हिजबुल्लाह, उसी का ही एक्सटेंशन है ये युद्ध।
क्योंकि इजराइल के पास कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जरूर थी। उनकी मोसाद आपको मालूम है कि बड़ी हर देश में कहीं भी दुश्मन के किसी भी कमांडर हो या उनके लीडर्स हो, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे मिलिट्री हो, कौन कहाँ पर किस देश में है, सबकी खबर रखता है। ऐसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी उनके पास, और अमेरिका को शायद ये लगा कि यस, ये खबर से हम टॉप लीडरशिप अगर सारी खत्म हो जाए, हर लेवल की, हर टाइप की, तो शायद रजीम चेंज हो जाए, जो कि अमेरिका शुरू में चाह भी रहा था, और इसी वजह से शायद वो उसमें कूदा। और फिर जब एक बार युद्ध शुरू हुआ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे विचार से तो एक तो ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है। अब क्या वो उसमें सक्सेसफुल हुआ? टॉप लीडरशिप, चाहे वो मिलिट्री की हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे उनकी रजीम की हो, ये सब को उन्होंने खत्म किया है, लेकिन रजीम तो चेंज नहीं हुई, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव तो फेल हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान शुड नॉट हैव। एक ये भी उनका एम था, जो कि बातचीत के जरिए से इन लोगों ने चल रही थी कई सालों से, वो भी विफल रही। तो ये सोचा गया कि जितने भी न्यूक्लियर रिफाइनिंग एनरिचमेंट कैपेबिलिटी है उसकी जो है वो समाप्त की जाए, और साथ ही जो यूरेनियम, जो तकरीबन 430 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम जो ये एनरिच कर चुके थे 60%, वो किसी तरीके से वो मिल जाए, तो काफी हद तक ये कहा जा सकता है कि ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान की समाप्त होगी। तो इस ऑब्जेक्टिव को अगर हम एनालाइज करें, यस, उन्होंने न्यूक्लियर रिफाइनिंग जो इनके प्लांट्स हैं, इस पर उन्होंने हमला किया है, और हमला भी ऐसा किया कि मतलब उसको अनफंक्शनल, डिसफंक्शनल कर दिया है। डायरेक्ट उस पर मिसाइल्स नहीं दागे, नहीं तो रेडिएशन एंड अदर थिंग्स का भी थोड़ा सा असर रहता। अब क्या वो जो 430 किलोग्राम जो इन्होंने एनरिच किया, क्या वो अमेरिका ले पाया? अब देखिए, इसकी खबर हालांकि कहीं ओपनली अवेलेबल नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो पायलट की रिकवरी हुई, जो पायलट एक ईरान में इनका जो जहाज जो गिर गया था और जो इजेक्ट उसने किया था, उसने अपने आप को ऐसे क्षेत्र में किया था, ईरान भी पूरी फोर्सेस अपनी लगा रखी थी, लोगों को बतला रखा था, रिवॉर्ड तक दे रखा था कि जो इस पायलट को पकड़ेगा तो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और उधर अमेरिका लगा हुआ था कि इसको रिकवर करें। तो एक तरीके से अचीवमेंट कुछ तो अमेरिकन लोगों को, सिटीजन को दिखाने के लिए हो, तो एक अचीवमेंट उनकी ये भी की जा सकती है कि किस तरीके से दुश्मन के क्षेत्र में जाके, जैसे उन्होंने उसामा बिन लादेन को मारा था, उसी तरीके से अपने पायलट को रिकवरी करना, दिस इज एन अचीवमेंट। और साथ ही अब जिस इलाके में गए हैं, सोचिए, एक पायलट को रिकवरी के लिए जिस तादाद में हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, इतने लोगों के ट्रुप्स, उनकी जो जो कमांडोज हैं, वो जाके वहां पर उनको लेकर आते हैं, तो वो जो 430 किलोग्राम यूरेनियम है, मुझे लगता है कि शायद ये खबर थी अमेरिका के पास और वो वहां से शायद ले आए हैं। इसका कहीं कोई पुष्टि कहीं से नहीं हुई है, बट दिस इज व्हाट माय व्यूज आर, कि शायद ये वो लोग वो भी लेकर आ गए हैं। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो शायद ये एक अचीवमेंट मानी जा सकती है। सो दो अचीवमेंट। तीसरा उनका क्या हो सकता है कि जितने भी उनके जो मिसाइल्स हैं, जो अंडरग्राउंड बेसिस थी, जो थोड़ी जगह में पूरे ईरान में जो है उन्होंने फैला रखी थी, खासतौर पे जो वेस्टर्न इलाका है एंड जो नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, वहां पे इतनी ज्यादा आबादी नहीं है, तो वहां से उस टारगेट्स को भी अमेरिका ने एंगेज किया है। तकरीबन 80% ऑफ देयर मिसाइल्स दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड। तो ये भी एक अचीवमेंट है अमेरिका का। तीसरा, उनकी जो फोर्स लेवल्स हैं, अब फोर्स लेवल्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का अगर हम देखें, नेवी तकरीबन 90% ऑफ देयर शिप्स एंड वॉर वेजिंग पोटेंशियल जो भी इक्विपमेंट्स हैं, दे ऑल हैव बीन संक। एयरफोर्स 80% have been all destroyed. Air defense capability 80 to 85% have been destroyed. अब जो भी 15-20% जो उनकी बची थी, शायद
वही ओपन अप हुई थी जब इनके एयरक्राफ्ट 1 महीने की वॉर के बाद जब एंट्री लिए थे ईरान में, जिससे उन्होंने जहाज को जो है मार गिराया था। तो 80% वो भी गए। IRGC जो इनके जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको भी तकरीबन इन्होंने 70 से 80% डिग्रेड कर दिया है। तो ये ओवरऑल मिलिट्री जो कैपेसिटी है, मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसको इन्होंने डिग्रेड किया है। तो ये भी एक तरीके से अचीवमेंट हो सकती है। और इकोनॉमिकली इनको डाउन करना है ईरान को, इनके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जिस तरीके से तबाही की गई है, ब्रिजेस हों चाहे और भी पावर प्लांट्स हों, तो एक तरीके से अचीवमेंट वो भी हो सकती है। तो ये 4-5 छोटी छोटी अचीवमेंट रही हैं। ऑन द बेसिस अमेरिका में क्लेम की यस जीत हमारी हुई है। अब आइए जरा ईरान की तरफ देख लेते हैं। ईरान की क्या अचीवमेंट्स हो सकती हैं? ईरान की अचीवमेंट्स, जितने भी खाड़ी देश हैं, जो उसका एक सपना था कि मैं जो गल्फ में आई शुड बी सुप्रीम, और इसी वजह से वो अपनी कैपेबिलिटी, चाहे वो मिसाइल्स की हो, चाहे ये इनके जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके थ्रू इन लोगों को गल्फ कंट्रीज को कंट्रोल करके रखना, खास तौर पे जो इजराइल है, तो उनकी भी जो ऑयल है, जो मेन पावर ऑफ द गल्फ कंट्रीज आर द ऑयल, इज द ऑयल। ऑयल की 50% तक इन्होंने जो है उसको डाउन किया है। तो एक ये भी अचीवमेंट हो सकती है। और जो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो रही है अब वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक टेरिटोरियल उन्हीं के अपने ही एरिया में आता है, जिस पे कि पहले बड़ा फ्री मूवमेंट चलता था, कहीं कोई टोल भी नहीं लिया जाता था। लेकिन अब जो एक टैक्टिकल लेवल की जो चीज थी, उसको किस तरीके से स्ट्रेटेजिक रूप में उसकी जो वैल्यू है उस चीज पर कंट्रोल करना, अब ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ईरान की, जो कि सीज फायर के बाद भी जब शांति आएगी तब भी जो है वो उस पर अपना दबदबा बनाए रख सकता है। और जो टोल की बात कर रहे हैं कि जितने भी शिप्स यहां से जाएंगे उनसे टोल लिया जाएगा, एंड माइंड यू ये कोई टोल कम नहीं होगा, ये काफी होगा। और जितने शिप्स जाते हैं पूरे विश्व के जितने देश हैं, आप अनुमान लगा लीजिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर में इनकी कमाई होगी ईरान की। तो ये एक पॉइंट जिसको कि अमेरिका भी जो है नहीं सोच पाया, नहीं तो पहले ही शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं तो समझूंगा। बाकी उनके जो डिस्ट्रक्शन जो हुआ है, चाहे वो मिलिटरीली हुआ हो, चाहे उनके अदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ हो, अगर पैसा है आने वाले समय में ये सब चीज बिल्ड हो जाएगी। और जो तीसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं बोलूंगा ईरान की, वो ये है कि जितने भी इनके जो सैंक्शंस थे और जो असेट्स इनके दूसरी कंट्रीज में थे, उसको ये सीज फायर के बाद जो भी शर्तें रखी गई हैं, उनमें शर्तों में एक ये भी है कि हमारे उसको डी फ्रीज किया जाए, यानी कि वो पैसा इनके पास, उनके असेट्स इनको वापस मिलने चाहिए, जो कि पहले वॉर से पहले संभव बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब संभव हो जाएगा। तो ये भी इनडायरेक्टली इन्होंने अचीवमेंट मानी जाएगी। अब किसकी अचीवमेंट ज्यादा है, किसकी कम? तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही देशों की जीत है। ईरान के हिसाब से वो भी जीता है, अमेरिका के हिसाब से ये भी जीता है। फेलियर्स पे नहीं हमको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज फेलियर्स किसके कितने हुए हैं, वो वॉर है, वो दोनों साइड से होंगे। किसका कितना नुकसान हुआ है वो दोनों साइड से होंगे। तो मेरे विचार में यह है कि दोनों की ही जीत है। बट ईरान का मैं बोलूंगा कि पलड़ा जो कि ईरान कहीं नहीं था और आज एक विश्व को, पूरे विश्व को कंट्रोल करके रखेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो पलड़ा मैं तो बोलूंगा कि कहीं ना कहीं ईरान की तरफ ज्यादा टिल्ट होता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।